बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अय्यूब ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उन्हें एमएनए की सीट से जो डी-सीट किया गया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ उमर अय्यूब ने पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। और उस अपील में उमर अय्यूब के वकील का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड किया जाए। तो देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट उमर अय्यूब की इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करता है। शानदाना गुलजार ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था, अब से कुछ देर पहले उनको शायद अपनी गिरफ़्तारी का डर था, गिरफ़्तारी का ख़दशा था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार को 19 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत दे दी है और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि शानदाना गुलजार को जो एक ख़दशा है कि उन्हें किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो 19 अगस्त तक जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कोई अगर मुकदमा शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ है तो उसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए अदालत के सामने 19 अगस्त को। और पेशावर हाई कोर्ट में ही जो ज़रताज गुल साहिबा हैं वो भी पहुंची हुई हैं, अपनी जो नाअहली का फ़ैसला है उस पर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करने के लिए। और जो शिबली फ़राज साहब हैं, शिबली फ़राज साहब ने भी हिफाजती ज़मानत के लिए और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है इनको डी-सीट करने का, ATC अदालत फैसलाबाद के फ़ैसले पर डिस्क्वालीफाई करने का, उस पर शिबली फ़राज साहब ने भी पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। तो अगर इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट होती है, ज़रताज गुल की दरख्वास्त पे, उमर अय्यूब की दरख्वास्त पे या शिबली फ़राज साहब की दरख्वास्त पे, उसकी तफसीलात नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अगर अदालत कोई रिलीफ देती है तो देखना ये होगा कि क्या अदालत तीनों PTI के रहनुमाओं को, ज़रताज गुल को, उमर अय्यूब को और शिबली फ़राज साहब को, जिन्हें ATC अदालत ने 9 मई के केस में कन्विक्ट किया है और अब जो इनकी तरफ से अपील हाई कोर्ट में फ़ाइल होनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी गिरफ़्तारी दें। तो क्या पेशावर हाई कोर्ट इन्हें सरेंडर करने के लिए मुतल्लिका अदालत तक की राहदारी ज़मानत देती है, क्या फ़ैसला देती है, इसकी डिटेल फिर नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लॉग में जो आज अडयाला जेल में इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत है, जिसमें 11 गवाहान के जो बयानात हैं ऑलरेडी कलमबंद हो चुके हैं, आज प्रोसिक्यूशन के मज़ीद गवाहान का जो बयान है कलमबंद किया जाएगा। FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और इमरान खान की तरफ से कौसैन फैसल मुफ्ती और बुशरा बीबी साहबा की तरफ से अरशद तबरेज़ जो है इस केस में पेश होंगे। तो यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होगी नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब आ जाते हैं, क्योंकि नाअहलियों की हमने बात की है, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती भी अपनी सीट से असासे छुपाने पे, प्रॉपर्टीज़ छुपाने पे डिस्क्वालीफाई हुए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था। लेकिन यहाँ पे जो एक डिफरेंस है, जो अपने उमर अय्यूब के केस में, शिबली फ़राज के केस में, ज़रताज गुल साहिबा के केस में और जमशेद दस्ती के केस में, जमशेद दस्ती को सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनकी कन्विक्शन नहीं है। लेकिन बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो 9 मई के केस में सज़ा याफ्ता हुए हैं, उनमें उनकी कैद की सज़ा है, कन्विक्शन उनको दी गई है। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया, लेकिन रिलीफ देने के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल को भी सस्पेंड कर दिया था। तो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जो NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया गया था उसको इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो शेख वकास अकरम साहब हैं, जिनसे मुतल्लिक कल स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक नुक्ता पेश किया था कि वो 40 रोज़ से 40 सेशन से कौमी असम्बली में गैर हाज़िर हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐवान को मुतनब्बे कर दिया है, इतला दे दी है, ऐवान के नोटिस में ये बात लेके आया हूँ कि पिछले 40 सेशन से शेख वकास करम साहब नहीं आ रहे, तो अगर कोई रेजोल्यूशन आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो नून लीग की खातून MNA नौशीन इफ्तिखार ने वो रेजोल्यूशन भी कल ऐवान में पेश कर दी थी। तो अब ये खबर सामने आई है कि जो शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ फर्दर कार्रवाई के लिए जो रेजोल्यूशन कल कौमी असम्बली के इजलास में पेश की गई थी, उस पर 12 अगस्त को वोटिंग करवाई जाएगी। तो 12 अगस्त को जो शेख वकास अकरम साहब हैं वो भी अपनी सीट से डी-सीट हो सकते हैं।
डिस्क्वालीफाई नहीं, डीसिट हो सकते हैं, लेकिन इम्कान है कि शेख वकास अकरम साहब भी इस रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करें और वहाँ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान साहब का फ़ैसला मानने से इनकार किया है। ये जो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं 9 मई के केसेस में, अभी इनकी हाई कोर्ट में अपीलें भी फ़ाइल होनी है, या जमशेद दस्ती साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस तरीके से जितने भी हलके हैं, चाहे वो किसी MNA का हलका है, चाहे वो किसी MPA का हलका है, इमरान खान साहब का फ़ैसला ये था कि हम इस केस में ये जो ज़मीनी इलेक्शन यहाँ पे होना है, यहाँ पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, अपने किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे और हम इन ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। तो ये जो बाइकआउट का फ़ैसला था, इस बाइकआउट के फ़ैसले को जो तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई के साथ मिल के, बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मिल के जो अलाइंस बनाया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से, और उसके सरबराह महमूद अचकज़ई हैं, उनकी तरफ से खान साहब का ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया गया है। अब इस इत्तेहाद के जो तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है कि ज़मीनी इलेक्शन में वो कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, बल्कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का ये कहना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन के लिए एक मौका है। अब मौका क्या है? मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ज़ाहिर सी बात है जब प्लेटफॉर्म के तर्जुमान हैं तो वो अपने चेयरमैन की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई की। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का ये कहना है कि जब ऐसे टेंस माहौल में, ऐसे सख्त माहौल में जब जलसा करने की इजाज़त नहीं, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, जलसा जुलूस रैली निकालने की इजाज़त नहीं, तो इन हलकों में, ये 5 हलके हैं, 10 हलके हैं या 15 हलके होते हैं, 20 हलके होते हैं, यहाँ पर अपोजिशन को अपना जो नैरेटिव है वो ज़मीनी इलेक्शन में अवाम में उसको मकबूल बनाने के लिए, अवाम तक अपना बयानिया पहुँचाने के लिए ये एक मौका है। इसमें अपोजिशन को जलसा करने का हक़ मिलेगा, इसमें अपोजिशन को जलूस निकालने का हक़ मिलेगा, इसमें अपोजिशन को रैलियाँ निकालने का हक़ मिलेगा। तो ये एक सियासी स्पेस जो है अपोजिशन को मिल सकती है। इन इंतखाबात में अगर हम बाइकआउट करेंगे तो ये सियासी स्पेस हमें नहीं मिलेगी। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि हमें इस सियासी स्पेस से, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इस ज़मीनी इलेक्शन का हमें बाइकआउट करना चाहिए। अब ये एक इख्तलाफ देखने को मिला है। इमरान खान साहब का एक तरफ फ़ैसला है कि हमने बाइकआउट करना है, दूसरी तरफ वो इत्तेहाद है जो बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया है, बनाया है, महमूद अचकज़ई को उसका चेयरमैन बनाया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़मीनी इलेक्शन में हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो गालिब इम्कान है, यानी गालिब इम्कान का मतलब ये है कि उम्मीद है कि इमरान खान साहब अपना ये फ़ैसला ज़मीनी इलेक्शन के बाइकआउट करने का, खान साहब अपने इस फ़ैसले पे नज़रसानी करेंगे, यानी इमरान खान साहब अपने इस फ़ैसले पे यू टर्न ले सकते हैं। अब नाज़रीन आज आते हैं जो बहरिया टाउन और इमरान खान साहब का जो एक मुश्तरका एक प्लान जो था वो कैसे नाकाम हुआ। सबसे पहले तो बहरिया टाउन के हवाले से कुछ और ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। एक तो FIA की जानिब से, नैब की जानिब से जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है बहरिया टाउन का और जो अदायगियों का रिकॉर्ड है उसको कब्ज़े में लिया गया है। एक फ्लाई हॉस्पिटल पे रेड किया गया और उसमें ये पता चला है ज़राए से कि जो रिकॉर्ड बहरिया टाउन के दफातर से यहाँ पे मुंतकिल किया गया था फ्लाई हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में, इसके लिए जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस थी उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। और पिछले दिनों जो कर्नल खलील थे, जो कि सेक्रेटरी थे मलिक रियाज हुसैन के बड़े करीबी थे, उनके राइट हैंड भी थे, उनके लेफ़्ट हैंड भी थे, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। तो अब जो है बहरिया टाउन की अदायगियों और उसका जो माली रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसको भी जो है वो तहवील में रियासती इदारों की जानिब से ले लिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज हुसैन, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। अब उस ट्वीट में मलिक रियाज साहब ने ये कहा है कि हुकूमती इदारों के इक़दामात की वजह से इदारा जो है बहरिया टाउन जो है उसका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गया है। मलिक रियाज ने कहा कि जो मुलाजमीन हैं जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनकी तनख्वाहें अदा करने के अब पैसे नहीं है, क्योंकि हमारा कैश फ्लो जो है उसको स्टॉप कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और हमारी जो सरगर्मियाँ हैं, एमेनिटीज़ की सहूलियात के लिए हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सहूलियात की फराहमी भी जो है वो भी मुतासर हुई है। और हम अब इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं या इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे हमें बहरिया टाउन की जो सरगर्मियाँ हैं उसको मुअत्तल करना पड़ सकता है। हम इस इक़दाम से सिर्फ एक कदम पीछे रह गए हैं। ये जो मलिक रियाज हुसैन ट्वीट कर रहे हैं,
इस ट्वीट में उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया है। एतमाद का इजहार मलिक रियाज हुसैन ने यह कहा है, बल्कि अपील भी की है कि मुझे इदारे पे इंसाफ और दानिशमंदी से काम लेंगे। क्या कहा मलिक रियाज ने कि मुझे उम्मीद है, मुझे एतमाद है कि इदारे जो हैं इंसाफ और दानिशमंदी से काम लेंगे और इस बहरान से बहरिया टोन को निकालने में मस्बत किरदार अदा करेंगे। पेशकश मलिक रियाज हुसैन ने यह की है कि मेरी अपील है कि हम सीरियस डायलाग का हमें मौका दिया जाए और इस मामले का बावकार जो हल है वो हल निकालने का मौका भी दिया जाए। मलिक रियाज हुसैन सालसी की मीटिंग में शरीक होने के लिए भी तैयार हैं और अगर कहते हैं कि मेरी तरफ कोई अदायगियाँ बनती हैं तो मैं अदायगियाँ करने के लिए भी तैयार हूँ। तो जो सीधी सीधी अदायगियाँ रिकॉर्ड पे मौजूद हैं 460 अरब की, जहाँ पे बैठ के मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने कमरा अदालत है। कमरा अदालत नंबर 3 में मलिक रियाज हुसैन ने खुद यकीन दहानी कराई थी, ज़ुबान दी थी कि सिंध की अराज़ी के एवज़ जो 16,000 एकड़ वहाँ पे ज़मीन ली गई थी, उसके एवज़ वो 460 अरब रुपये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाएंगे। ये प्ली बारगेन मलिक रियाज हुसैन ने की थी। तो इस बारगेन से, इस ज़ुबान से, इस डील से तो मलिक रियाज हुसैन खुद फिर गए। ये 460 अरब की जो 7 साल में एक साथ देना थी, ये एक साथ मलिक रियाज हुसैन ने देना खुद बंद कर दी। तो सबसे बड़ी अमाउंट जो एक है वो 460 अरब की है जो हमारे सामने है। इसके अलावा हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया है, हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कि मलिक रियाज हुसैन ने DHA के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के भी 1380 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। तो ये 16-1700 अरब रुपए की अदायगियाँ तो ये बनती हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अब मलिक रियाज हुसैन जो ये ट्वीट कर रहे हैं, इससे पहले मलिक रियाज हुसैन ने अखबार में एक इश्तिहार जारी किया था। ना सिर्फ मलिक रियाज हुसैन ने इश्तिहार जारी किया था, बल्कि तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ के बानी तो इमरान खान साहब हैं, पार्टी के जो सरबराह हैं, करता धरता हैं, वो इमरान खान साहब हैं। तहरीक इंसाफ अमेरिका की तरफ से भी एक इश्तिहार जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम में शाया किया गया था। अब मलिक रियाज हुसैन ने जो अखबार शाया किया था उसमें भी उन्होंने अपील की थी कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, संजीदा हूँ, मेरे साथ बातचीत की जाए। भाई अब अगर मलिक रियाज हुसैन साहब को ये लग रहा है कि उनका कारोबार, उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें जो फैसिलिटीज़ है, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो मुतासर हो सकते हैं, तो मलिक रियाज हुसैन साहब को इस नहज तक जाना ही नहीं चाहिए था। एक कारोबारी शख्सियत तो ये सारी चीज़ें करता ही नहीं, किसी सियासी मामलात में पड़ता ही नहीं, दूर रहता है, अपने कारोबार को देखता है, अपने एम्प्लॉइज़ को देखता है, अपने इदारों को देखता है, अपनी कम्युनिटी को देखता है। लेकिन मलिक रियाज हुसैन साहब ने एक सियासी स्टांस ले लिया था। अब मलिक रियाज हुसैन बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को सेटल करना चाहते हैं। एक तरीके से आप यूँ समझें कि हाफ जो है मलिक रियाज हुसैन साहब जो है वो सरेंडर कर चुके हैं और मलिक रियाज हुसैन इदारों से, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि मेरे साथ बातचीत की जाए। मैं संजीदा मुज़ाकरात और संजीदा मुज़ाकरात के साथ मसले को संजीदगी से हल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये ट्वीट करना, मलिक रियाज का इश्तिहार देना, इसका मतलब ये है कि इनकी बात नहीं बन रही, इनकी बात जो है वो नहीं बन पा रही है, इनकी डील जो है वो तय नहीं हो पा रही है। यही सूरत हाल इमरान खान साहब की है। उनकी पार्टी अमेरिका में इश्तिहार देती है कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हमारे साथ ये जुल्म सितम हो गया, हम तो बड़े फेवर में थे अमेरिका के जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। और फिर इमरान खान साहब ट्वीट्स भी करते हैं कि बात मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट भी करते हैं, उनके खिलाफ कंपेन, उनके खिलाफ नरेटिव भी बनाते हैं। तो ये जो इश्तिहार देना और ट्वीट करना, तो ये इमरान खान साहब की और मलिक रियाज हुसैन साहब की एक मुश्तरका, आप कह लें, मुश्तरका कह लें या मुमासलत वाली एक हिकमत अमली है, एक प्लान है, लेकिन दाल नहीं गल रही। लेकिन फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाहमत की नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, चाहे इश्तिहार है, चाहे ट्वीट्स हैं। लेकिन मलिक रियाज हुसैन साहब जो हैं वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं अपने इश्तिहारात में, अपने ट्वीट्स में। तो हिकमत अमली एक है, अभी तक तो नाकाम है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है मलिक रियाज की कहीं पे जाके बात बन जाए, लेकिन इतनी आसानी के साथ ये बात बनने वाली है नहीं। लेकिन रवैया जो है वो इमरान खान का और मलिक रियाज हुसैन साहब का, दोनों का रवैया एक दूसरे से इंटायरली मुख्तलिफ है। बाकी जहाँ तक आसिम मुनीर साहब की बात है, तो आसिम मुनीर से मुतल्लिक भी मलिक रियाज हुसैन ने अपने अकाउंट पे, एक्स के अकाउंट पे मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रखे हैं, उनको मुबारकबाद भी दे रखी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बता दें कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो पिछले दिनों कुछ प्रोपोगंडा होता रहा
कि वो अपना जो ओहदा है उससे प्रमोट होकर सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। तो DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है कि जो फील्ड मार्शल नासिम मुनीर साहब हैं वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। ऐसी तमाम ख़बरों को DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने झूठी खबरें करार दिया है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद हैं, DG ISPR की जानिब से कहा गया। और इस इंटरव्यू में उनसे सवाल भी किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। सवाल ये था इकोनॉमिस्ट का कि पाकिस्तान भारतीय फ़ौजी कार्रवाई पे क्या रद्द-ए-अमल देगा। तो इस पे नाज़रीन DG ISPR का जवाब ये था कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक़ से आगाज़ करेंगे। DG ISPR ने कहा कि इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। अब ये जो नाज़रीन स्टेटमेंट दिया है DG ISPR ने कि हम भारत के मशरिक़ से हमला करेंगे, ये बात आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है इसको मशरिक़ी बॉर्डर कहा जाता है, लेकिन जब आप भारत में होंगे तो इसको मगरबी बॉर्डर कहा जाएगा। जैसे हमारा पाक भारत बॉर्डर जो है वो मशरिक़ी बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान वाला मगरबी बॉर्डर कहलाता है। तो ये जो कहना है ना DG ISPR का कि भारत को मशरिक़ की तरफ से जवाब देंगे, तो इसका मतलब ये है, जो मैं समझा हूँ, कि जो अपना बांग्लादेश के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो मशरिक़ी बॉर्डर कहलाता है, तो उधर से हम जवाब देंगे। तो ये मुझे कुछ एक नई हिकमत अमली पाक अफवाज की जो है वो नज़र आ रही है, पाक अफवाज की नज़र आ रही है कि दोनों तरफ से, पाकिस्तान के मशरिक़ी बॉर्डर से और जो भारत का मशरिक़ी बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश बनता है, दोनों तरफ से जो है भारत को जो है घेर के उसकी मुहिम जोई का, उसके एडवेंचर का जो है भारत को जवाब दिया जाएगा। मुझे तो ये बात समझ आई है। बाकी आप, मैं गलत हूँ तो मुझे आप गाइड कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जो है वो कमेंट करके। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।